नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। सेल बायोलॉजी की जो यूनिट शुरू कर रखी है उसी यूनिट के क्रम में अपना जो आज का टॉपिक होगा वो होगा मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं और सेल बायोलॉजी में करीबन 4 से 5 वीडियो और बनेंगे। इसके बाद में जैव अणु के बनेंगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, डीएनए वगैरह, उनमें कोई ज़्यादा नहीं है। अर्धसूत्री विभाजन के बारे में थोड़ा सा आपको पहले से पता है, इतनी बातें पता है कि अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पर होता है? जनन कोशिकाओं में, जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। ये बात तो आपको पता है। एक बात और याद रखना कि जो थैलोफाइट है, जो थैलोफाइटा प्लांट है, उन थैलोफाइटा प्लांट के अंदर जो जाइगोट बनता है, थैलोफाइटा प्लांट में जाइगोट के अंदर मियोसिस होता है और जाइगोट में मियोसिस होकर फिर किसका निर्माण होता है? गेमिट का निर्माण होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। ये अलग से बात याद रख लेना। बाकी अर्धसूत्री विभाजन जर्म सेल का कैरेक्टर है, जनन कोशिकाओं का कैरेक्टर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अर्धसूत्री विभाजन को समझने से पहले आप एक चार्ट से इसको थोड़ा सा ब्रीफ समझ लीजिए। देखिए, अर्धसूत्री विभाजन में थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, लेकिन आखिर में मैं इसको 2 मिनट 5 मिनट के अंदर एक सारांश के रूप में बता दूंगा। क्वेश्चन जहां से आते हैं वहां आपको बात अच्छी बता दूंगा, लेकिन आपके समझ में आ जाए इसलिए पूरा मैं विस्तार पूर्वक बता रहा हूं इसको। देखें, वही 2 चीजें हो गई। अब जो मियोसिस है, उस मियोसिस के अंदर आपको 2 प्रकार याद रखने हैं। एक होता है मियोसिस फर्स्ट, ठीक है, और एक होता है मियोसिस सेकंड। माइटोसिस में केवल एक माइटोसिस था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। यहां पर 2 भाग हैं, मियोसिस फर्स्ट है और मियोसिस सेकंड है। अब देखो, शुरुआत होती है मियोसिस फर्स्ट से। अब मियोसिस फर्स्ट हो चाहे माइटोसिस हो, दोनों प्रक्रिया जब शुरू होती हैं तो सबसे पहले तो वही अंतरावस्था आती है, इसको बोल सकते हैं अपन इंटरफेज। ठीक है, इंटरफेज के बाद में आपको पता ही है कौन सी? कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस के बाद में क्या हो गया? साइटोकाइनेसिस। ऐसा कह सकते हैं अंतरावस्था, केंद्रीय के विभाजन और केंद्रीय के विभाजन के बाद में कोशिका द्रव्य विभाजन। यहां पर कोशिका द्रव्य विभाजन होने के साथ साथ में एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बन चुकी होती हैं, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो चुकी है। अगर यहाँ पर 46 क्रोमोसोम है तो यहाँ पर आते आते ये वाले क्रोमोसोम हो चुके होते हैं। अब ये दोनों क्रोमोसोम है वो कहाँ जाएंगे? अगले स्टेप पे जाएंगे। तो अगले स्टेप पे भी 2 ही बातें होंगी। क्या? पहला है कैरियोकाइनेसिस, केंद्रीय की विभाजन, और दूसरा हो गया साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब इंटरफेज की वही अवस्था जो पहले थी माइटोसिस में, कोई अंतर नहीं है इसमें। सबसे पहले कौन सी? G1 अवस्था, उसके बाद में S प्रावस्था, उसके बाद में G2 प्रावस्था। कैरियोकाइनेसिस की भी वही अवस्थाएं, कौन सी? प्रोफेज। अब यहां पर फर्स्ट है तो फर्स्ट लगा दो, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। फिर साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, केंद्र द्रव्य विभाजन हो जाएगा। उसके बाद में यहां पर आओ, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। यहां तक होते होते ही सेल साइटोकाइनेसिस में चली गई और जाते ही जो 2 सेल हैं वो टोटल 4 सेल में डिवाइड हो गई। कहने का मतलब अपन समसूत्री विभाजन में पढ़ते थे कि एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती हैं। अर्धसूत्री विभाजन में याद रखना, एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं। समसूत्री विभाजन के अंदर गुणसूत्रों की संख्या नियत बनी रहती है, उतनी होती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन के अंदर गुणसूत्रों की संख्या जो 4 सेल बनती हैं, पुत्री कोशिकाएं, एक जनन कोशिका से पुत्री कोशिका बनी 4, इन चारों कोशिकाओं के अंदर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। यहाँ पर अगर 46 क्रोमोसोम है तो इन 4 गुणसूत्रों के अंदर 4 जो पुत्री कोशिकाएं बनेंगी, उन चारों में गुणसूत्रों की संख्या होगी 23, 23, 23, 23। ठीक है, यहाँ पर प्रोफेज फर्स्ट है, उसकी 5 अवस्थाएं हैं, वो याद रखनी जरूरी है। पूरा वीडियो देखोगे तो आपको मैं क्लियर कर दूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते इसमें, गिनती के क्वेश्चन आते हैं। देखो, यहां पर आपको याद रखना है लेप्टोटीन, लेप्टोटीन के बाद में याद रखना आपको जाइगोटीन, जाइगोटीन,
लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन। आपको याद रखना है क्या, डिप्लोटीन। और आपको याद रखना है डाइकाइनेसिस। ये 5 स्टेप किसकी हैं, 5 स्टेप हैं प्रोफेज फर्स्ट की, उप प्रावस्थाएं हैं ये सब स्टेप हैं प्रोफेज फर्स्ट में 5 हैं। अब देखो इसको याद कैसे रखोगे, ऐसे याद रखोगे LZPDD। एक बूढ़े दादाजी हैं, वो अपने पोते को बोलते हैं कि मेरी दवाई का टाइम हो गया, मेरे को दवाई पिला दो, ज़्यादा नहीं पिलानी, जरा सी पिलानी है। तो क्या बोला उन्होंने, ला जरा पिला दे दवा। क्या याद रखोगे, ट्रिक याद रखो, ला जरा पिला दे दवा, ला जरा पिला दे दवा। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। मतलब इस चार्ट से अगर आप ये समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब अपना देखना सार्थक है। क्या समझ पा रहे हैं कि मियोसिस जो है अर्धसूत्री विभाजन है, उसके अंदर सबसे पहले जीवन, आंख बंद करके याद, अभी आंख बंद करके देखो वीडियो, आप मैं बता रहा हूँ उतना जो कंटेंट है वो अभी आंख बंद कर लो, आप कुछ मत सोचो, केवल मैं बोल रहा हूँ वो सुनो। क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि मियोसिस के अंदर सबसे पहले जीवन, उसके बाद में एस, उसके बाद में G2, उसके बाद में लेप्टोटीन, उसके बाद में जाइगोटीन, उसके बाद में पेकाइटीन, उसके बाद में डिप्लोटीन, उसके बाद में डाइकाइनेसिस, उसके बाद में मेटाफेज फर्स्ट, उसके बाद में एनाफेज फर्स्ट, उसके बाद में टेलोफेज फर्स्ट, उसके बाद में साइटोकाइनेसिस, उसके बाद में प्रोफेज आपके फर्स्ट सेकंड है, उसके बाद में मेटाफेज सेकंड है, उसके बाद में एनाफेज सेकंड है, उसके बाद में टेलोफेज सेकंड है, उसके बाद में साइटोकाइनेसिस है। और इतना होते होते ही एक कोशिका 4 भागों में बट गई और गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई। क्या इतनी बात आपके समझ में आ रही है? आ रही है तो आंखें खोल लीजिए और आगे पढ़ते हैं। अब एक एक स्टेप को लेते हैं अपन, इन स्टेप में अपन एक एक स्टेप को लेते हैं और एक एक स्टेप में अपन समझते हैं कि किस किस प्रकार से होता है। अपन इंटरफेज को यहाँ नहीं लेंगे, इंटरफेज को अपन कंप्लीट कर चुके हैं, वही बातें यहाँ होती हैं। G1 में वही काम होता है, S में वही काम होता है, G2 में वही काम होता है। अपन यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट की कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस लेंगे और मियोसिस सेकंड की कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस लेंगे। तो सबसे पहले अपन किस पर आते हैं, अपन आते हैं मियोसिस फर्स्ट। और मियोसिस फर्स्ट में अपने को पहला क्या पढ़ना है, पहला पढ़ना है कैरियोकाइनेसिस, केंद्रीय विभाजन। और कैरियोकाइनेसिस में आपको पहला क्या पढ़ना है, पहला पढ़ना है प्रोफेज फर्स्ट। और प्रोफेज फर्स्ट की 5 अवस्थाएं हैं, ला जरा पिला दे दवा। इसमें से एक एक को लेते हैं। सबसे पहला अपन लेते हैं यहाँ पर कौन सा, लेप्टोटीन। पहली अवस्था है लेप्टोटीन, ठीक है। एक एक को थोड़ी थोड़ी बातें हैं, ज़्यादा कोई बड़ी यहाँ पर विशेष बात नहीं है। क्योंकि अपन प्रोफेज फर्स्ट में पढ़ रहे हैं लेप्टोटीन, तो आप ये समझो कि यहाँ आते आते सबसे पहला जो है ना केंद्र का विभाजन होना है। तो ऐसा समझ लो कि न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है ना, न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। एक नंबर बात, बढ़ने लगता है, पहली बात याद रखो, ठीक है। दूसरी बात, गुणसूत्र जो हैं, जो क्रोमोसोम हैं, वो यहाँ पर पतले व लंबे दिखाई देने लग जाते हैं। गुणसूत्र हैं वो पतले व लंबे दिखाई देने लग जाते हैं। दूसरी बात ये है, और ये गुणसूत्र हैं इनके ऊपर छोटी छोटी हैं वो संरचनाएं दिखाई देने लग जाती हैं, पतली पतली बिंदी जैसी। जैसे क्रोमोसोम है, ये वाला क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के ऊपर छोटे छोटे डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिखाई देने लग जाएंगी। इनको क्या कहा जाएगा, इनको कहा जाएगा क्रोमोमियर्स। मतलब गुणसूत्र पर डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देने लग जाती हैं, इसको कहते हैं गुणसूत्र। और ये गुणसूत्र केंद्रक में इस प्रकार से समान रूप से बिखरे पड़े रहते हैं। ये लेप्टोटीन की बात है, ज़्यादा कोई विशेष बात नहीं है, ज़्यादा लंबा चौड़ा याद नहीं रखना। इसमें डायग्राम नहीं बनाऊंगा मैं, समय ज़्यादा लग जाएगा। तो पूरा एक होते ही, प्रोफेज फर्स्ट होते ही मैं प्रोफेज का डायग्राम डाल दूंगा पांचों का, मेटाफेज फर्स्ट होते ही मेटाफेज का डाल दूंगा, या फिर प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट होते ही आपको डायग्राम मिल जाएगा। तो आप लास्ट में डायग्राम देख लीजिए, या एक डायग्राम चला देंगे साथ साथ में भी, ठीक है। ये हो गया लेप्टोटीन। दूसरा क्या है, दूसरा देखिए जाइगोटीन। जाइगोटीन में आपको 2 विशेष बात याद रखनी है। क्या, एक तो याद रखना है कि जो समजात गुणसूत्र है ना, उनके जोड़े बनना शुरू हो जाते हैं। समजात गुणसूत्र के जोड़े बनना शुरू हो जाते हैं, और जो जहां जोड़े बनते हैं ना, उस जगह को कहते हैं क्या, सिनेप्टिकल
कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टिकल जटिल। और ये जो प्रक्रिया है ना, इस प्रक्रिया का नाम है सिनेप्सिस। सिनेप्सिस का मतलब होता है किसी चीज का जुड़ना, जुड़ाव। जैसे ये वाली दो चीजें हैं, इनके बीच में ये जो स्थान बन गया ना, उसको बोलते हैं सिनेप्सिस। तो समझात जो गुणसूत्र हैं उनके जोड़े बन गए, और जोड़े बनने वाले स्थान को कहा जाता है सिनेप्सिस। और ऐसा कह सकते हैं कि जोड़े बन गए ना, तो दो के बने ना, तो उसको अपन बाईवेलेंट कंडीशन भी कह सकते हैं। इतनी बातें याद रखनी है आपको। तो दो महत्वपूर्ण बातें जाइगोटिन में क्या याद रखनी है, रट लेनी है। जाइगोटिन में दो काम होते हैं, समजात गुणसूत्रों के जोड़े जिनको सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और इस कंडीशन का दूसरा नाम बाईवेलेंट कंडीशन भी है। ठीक है, इस प्रकार ऐसा कहा जा सकता है कि जो सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स बनने की जो प्रक्रिया है वो किस स्टेज में पूरी होती है, वो होती है आपके जाइगोटिन में। एक एक को ले रहा हूं मैं साथ साथ में। तीसरे नंबर पे आप पहुंचो, जिसको क्या बोलेंगे, जिसको बोल देंगे पैकाइटिन। डायग्राम आप साथ साथ में देखते चलें, डायग्राम में साथ साथ में लगा रहा हूं। तीसरी स्टेज है वो पैकाइटिन। पैकाइटिन के अंदर क्या होगा, देखो पैकाइटिन के अंदर जो बाईवेलेंट बने थे, कहां, जाइगोटिन में। जाइगोटिन में बाईवेलेंट बन गए ना, वो और अधिक संघनित हो जाते हैं। अधिक क्या हो जाते हैं, संघनित हो जाते हैं, मतलब आपस में और अधिक कंडेंस हो जाते हैं, और अधिक क्या हो जाते हैं, पास पास आ जाते हैं। तो मोटे हो गए, और मोटे के साथ साथ में इनकी कंडीशन छोटी हो जाएगी। अब ये जो ऐसा लगता है, जब बाईवेलेंट और कंडीशन आ गए, मोटे हो गए, छोटे हो गए, तो उसके बाद में ये इनकी जो गुणसूत्र है ना, वो लंबाई में, गुणसूत्र लंबाई में, जैसे मान लो ये कह रहा हूं मैं, कोई ऐसा कोई बाईवेलेंट बना, और उनके गुणसूत्र है ना वो लंबाई में स्प्लिट हो जाते हैं। ये वाली ऐसी कंडीशन आ जाती है, ये वाली कंडीशन। अब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो आपको क्या लगता है, ऐसा लगता है जैसे एक ये वाला कंडीशन है, एक ये कंडीशन है, एक ये कंडीशन है, एक ये कंडीशन है। इस प्रकार से आपको अब जो बाईवेलेंट है ना वो इस कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो कंडीशन हो गई उसको बोला गया टेट्राड, चतुष्क। मतलब बाईवेलेंट किस में तब्दील हो गया, टेट्राड में। किस कंडीशन में, पैकेटिन के अंदर। एक नंबर बात तो ये पहले तो याद रखनी पैकेटिन में कि बाईवेलेंट टेट्राड में कंप्लीट हो गया। दूसरा, अब जो ये वाले कंडीशन है ना, ये वाला, ये दोनों है ना, ये दोनों क्या है, पास पास के, इनको बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड। तो एक जो जोड़ा है उसके बाद में दूसरा जोड़ा है, वो जो पास में जो दूसरा वाला है, उनके जो क्रोमेटिड हैं, ये वाला, उसकी ये सिस्टर क्रोमेटिड है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, गुणसूत्रों का आदान प्रदान। गुणसूत्रों का आदान प्रदान क्या बोलेंगे, जीन का आदान प्रदान हो जाता है, मतलब पास पास में जुड़ जाते हैं ये। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे ये वाली कंडीशन है, ये यहां पे गुणसूत्र हैं ए बी सी डी, और यहां पर है 1 2 3 4, और ये आपस में यहां पर मिल जाते हैं। ये ऐसी कंडीशन बन जाती है। जब मिल जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कई बार जीन का विनिमय हो गया, जीन की पैकिंग हो गई। तो जीन है वो आपस में इतने कॉम्पैक्ट हो जाते हैं टेट्राड बनने के कारण से। तो ऐसा कह सकते हैं कि जीन विनिमय की क्रिया, जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर जिसको बोला जाता है, वो किस स्टेज का मेन कैरेक्टर है, वो है आपके पैकाइटिन का। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको बताना है प्रोफेज फर्स्ट की पैकिंग अवस्था या पैकाइटिन अवस्था के अंदर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है जी, क्रॉसिंग ओवर हो गया। जो क्रोमेटिड हैं वो आपस में मिक्सअप हो गए, संघनित हो गए। उसके बाद में अगली कंडीशन आएगी, उसको बोलेंगे डिप्लोटिन। पैकिंग के बाद में डिप्लोटिन कंडीशन में क्या होता है कि समजात गुणसूत्र है ना, वो क्या है, आपके पृथक होने लगते हैं, अलग अलग होने लगते हैं। और गुणसूत्रों का पृथक्करण ऐसा बोल सकते हैं, समजात गुणसूत्र जो बढ़ना शुरू हुए थे इसके अंदर, इस वाली कंडीशन के अंदर समजात गुणसूत्र वापस पास पास आके बढ़ना शुरू हुए थे, सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स बना था, अब वो डिप्लोटिन में पृथक होना शुरू हो जाते हैं। और डिप्लोटिन में जैसे ही गुणसूत्र पृथक होते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं क्या, टर्मिलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन, टर्मिनलाइजेशन की प्रक्रिया किस में होती है, आपको याद रखना है, डिप्लोटिन के अंदर। और जहां पर ये दोनों क्रोमेटिड, जहां पर क्रोमेटिड के भाग जीन विनिमय करते हैं, जहां पर क्रोमेटिड के भाग जीन विनिमय करते हैं, जीन विनिमय करते हैं ना, उस स्थान पर एक स्थिति बन जाती है, इसको बोलते हैं कियाज्मा। तो कियाज्मेटा कंडीशन या कियाज्मा बनने की प्रोसेस होती है डिप्लोटिन में। तीसरी बात याद रखनी है, एक जाइगोटिन की याद रखनी है, एक पैकेटिन की याद रखनी है, एक बात किसकी याद रखनी है, डिप्लोटिन की याद रखनी है। कियाज्मा का फॉर्मेशन
किस पर होता है, किस कंडीशन में होता है, डिप्लोटिन में है। और कितने कियाज्मा बनेंगे ये डिपेंड करेगा गुणसूत्र की लंबाई पर। गुणसूत्र की लंबाई पर डिपेंड करेगा कितने कियाज्मा बनते हैं। कियाज्मिक कंडीशन यहां पर आपको डिप्लोटिन में देखने को मिलेगी। और उसके बाद में कौन सी कंडीशन आ जाती है, लास्ट वाली है डाईकाइनेसिस। डाईकाइनेसिस कंडीशन के अंदर जो कियाज्मा बनाना, वो कियाज्मा पूर्णतया लुप्त, गायब हो जाता है। अब प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट हो रहा है तो इसका मतलब सेल किस में जाएगी, मेटाफेज फर्स्ट में। तो यहां तक आते आते आप समझ लो कि केंद्रक झिल्ली है वो गायब, केंद्रक झिल्ली गायब है, केंद्रिका गायब है, केंद्रिका है वो। और आगे जाके डिवीजन होगा तो क्या बनना शुरू हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर। यही कंडीशन अपन ने किसमें थी, देखी थी, किसमें, आपके समसूत्री विभाजन में। तो डाईकाइनेसिस का फर्स्ट पूरा होने का मतलब क्या हुआ कि प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट हो गया, मेटाफेज फर्स्ट में जाना है तो केंद्रक झिल्ली गायब हो जाएगी, केंद्रिका गायब हो जाएगी और स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाएंगे। ये वाली कंडीशन आती है तब जब सेल प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट करके मेटाफेज फर्स्ट में जाने लगती है। प्रोफेज फर्स्ट में मोटी मोटी बातें आपको इतनी याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि जाइगोटीन में सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स, ये लिख लेना अलग से, सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स जाइगोटीन में, पैकेटीन के अंदर क्रॉसिंग ओवर और डिप्लोटीन के अंदर क्या आएगा आपके कियाज्मा। यही क्वेश्चन बनता है बस, बाकी तो सब बकवास है। तीन बातें हैं, सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स, क्रॉसिंग ओवर और कियाज्मा का फॉर्मेशन कहाँ होता है, ये इसके अंदर आने वाली बातें हैं। मेटाफेज फर्स्ट पता ही आपको, मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, मेटाफेज समसूत्री विभाजन वाला मेटाफेज मान लो। इस अवस्था के अंदर क्या होगा कि केंद्रक झिल्ली जो यहाँ पर गायब हो रही थी पूरी तरह से गायब हो जाती है, केंद्रक झिल्ली पूर्णतः गायब हो जाती है, केंद्रक झिल्ली यहाँ पर बसती नहीं है, केंद्रिका पूर्ण रूप से गायब हो चुकी होती है। और ये जो बाईवेलेंट है ना, बाईवेलेंट जो टेट्राड में बदल गए थे, ये दोनों के दोनों बाईवेलेंट हैं। ये बाईवेलेंट कहाँ जग जाते हैं, सेल के मध्य प्लेट पर आना शुरू कर देते हैं। इस तरह से याद रखो, ये सेल के मध्य प्लेट पर आना शुरू कर देते हैं। ये मान लो कोई कंप्लीट सेल है तो सेल के मध्य प्लेट पर बीच के ऊपर क्या आना शुरू हो गए, बाईवेलेंट, और यहाँ पर तर्कु तंतु का पूर्णतया निर्माण होना शुरू हो गया। ये वाली कंडीशन हो गई। तीसरे नंबर पर कौन सी कंडीशन आएगी, प्रोफेज मेटाफेज के बाद में एनाफेज फर्स्ट। ज़्यादा याद नहीं रखने वाली बात है इनमें। एनाफेज के अंदर क्या होगा, एनाफेज के अंदर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बाईवेलेंट के ये जो वाले जो गुणसूत्र है ना, ये सारे के सारे गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर जाने लग जाते हैं। विपरीत ध्रुवों पर आपको दो बातें हमेशा रट लेनी है। मेटाफेज का नाम आते ही आपके दिमाग में आनी चाहिए बात कि सारे के सारे गुणसूत्र मध्य प्लेट पे आ गए। और एनाफेज फर्स्ट का नाम, एनाफेज का नाम आते ही आपके याद रखना है कि गुणसूत्र हैं वो विपरीत ध्रुवों पर चले गए, जो गुणसूत्र हैं वो दोनों ध्रुवों पर चले गए। इस प्रकार से ऊपर की साइड में और इस प्रकार से ये नीचे की साइड में, यहाँ पर इस प्रकार से गुणसूत्र व्यवस्थित हैं। ये वाली कंडीशन हो गई जब क्या आई, एनाफेज आई। मेटाफेज के अंदर यही है। डायग्राम से बना लेना, यहां से मत बनाना। ये वाली कंडीशन आती है। अब आपको एक याद क्या रखना है, प्रत्येक गुणसूत्र की संख्या 2n से घटकर n हो जाती है। किस, एनाफेज फर्स्ट में। याद रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एनाफेज फर्स्ट का मेन कैरेक्टर है कि गुणसूत्र की संख्या द्विगुणित से घटकर अगुणित 2n से घटकर n किस स्टेज में होती है, आपको याद रखना है एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज में भी फर्स्ट, सेकंड मत कर देना, सेकंड में कोई परिवर्तन नहीं होता। एनाफेज फर्स्ट के अंदर गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या अगुणित में कन्वर्ट हो जाती है। ये बात आपको रट लेनी है। जैसे ही एनाफेज कंप्लीट होता है, सेल किस में पहुंच जाती है, सेल पहुंच जाती है टीलोफेज फर्स्ट में। टीलोफेज फर्स्ट में इसका मतलब अब साइटोकाइनेसिस होना है। ठीक है, टीलोफेज फर्स्ट के बाद में क्या होना है, साइटोकाइनेसिस होना है। तो टीलोफेज फर्स्ट के अंदर आपको क्या याद रखना है, वही गुणसूत्र वापस क्या होने लग जाएंगे, पतले व लंबे। इनके ऊपर क्या बढ़ने लग जाएगा, केंद्रक द्रव्य बढ़ने लग जाएगा। केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका पुनः प्रकट हो जाएंगी, जो गायब हो गई थी। कहां पर, प्रोफेज फर्स्ट के बाद में। मतलब आपको याद रखना है प्रोफेज फर्स्ट में या प्रोफेज में जो काम होता है उसका जस्ट लगभग विपरीत काम कहाँ होगा, टीलोफेज में होगा। प्रोफेज में जो चीजें नष्ट होनी शुरू होंगी वो टीलोफेज में बढ़ना शुरू हो जाएंगी।
और प्रोफेज में जो बढ़ना शुरू होंगी उनका काम खत्म हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर अब तर्कु तंतु है उनका काम एक बार खत्म हो जाता है, डिवीजन हो जाता है, और तर्कु तंतु यहाँ पर काम करना बंद कर देंगे, ये चीजें वापस बढ़ने लग जाएंगी। ये है क्या, टेलोफेज फर्स्ट। और टेलोफेज फर्स्ट के बाद में सेल किस पे चली जाएगी, सेल पहुंच जाएगी किसमें, आपके साइटोकाइनेसिस में। और साइटोकाइनेसिस में पूरी तरह से कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाएगा। और विभाजन होने के बाद में क्या कंडीशन आ सकती है, आप एक लाइन में बातें याद रख सकते हो क्या, कि इसके अंदर केंद्रक है ना, उसकी संख्या तो बनी रहती है, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या, यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। समसूत्र विभाजन में इतना ही अंतर है। यहां तक आते आते समसूत्र विभाजन जैसा ही हुआ है, एक सेल दो केंद्रक हो गए, ये समसूत्र विभाजन में हो रहा था साइटोकाइनेसिस से पहले। और इसमें भी क्या हुआ, एक सेल है और इसमें दो केंद्रक आ गए। अब वही पद्धति होगी यहां पर, इस प्रकार से सेल का डिवीजन होने वाला है। अब ये जो केंद्रक है ना, इसमें ये मैं कहूंगा ये समसूत्री विभाजन है, ये कहूंगी अर्धसूत्री विभाजन। अंतर क्या हुआ, अंतर आपको इतना याद रखना है कि यहां पर अगर समसूत्री विभाजन है तो मानव की बात करें, दोनों में 46 गुणसूत्र हैं। यहां तक आते आते कितने हो गए, 23 गुणसूत्र हैं। केंद्रक की संख्या अभी भी उतनी है, परंतु गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई। कब, साइटोकाइनेसिस के बाद में तो सेल ही दो हो जाएंगे। साइटोकाइनेसिस से पहले तक ये कंडीशन वाली है। जैसे ये कंडीशन पूरी हो जाती है, सेल किस पर पहुंच जाती है, सेल पहुंच जाती है आपके क्या, मियोसिस सेकंड में। और मियोसिस सेकंड में जाने का मतलब वही, पहले तो प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड। इसमें वही कंडीशन रट लो हमेशा, केंद्रक, झिल्ली गायब, केंद्रिका गायब, गुणसूत्र यहाँ पर मोटे व छोटे, पहले वाले में अंतर था, थोड़ा सा पतले व लंबे थे, ये वाले हो जाते हैं। तर्कुतंतु बनना प्रारंभ, मैं फटाफट वीडियो के हिसाब से लिख रहा हूँ, आपको मैं बोल रहा हूँ उसके हिसाब से लिख लेना। ये जो काम हो रहे हैं ना, इनके सारे के सारे विपरीत काम टेलोफेज में सेकंड में कर देना। केंद्रक झिल्ली वापस बढ़ना, केंद्रिका वापस बढ़ना, गुणसूत्र पतले व मोटे होने, लंबे होने लग जाएंगे, तर्कुतंतु खत्म। मेटाफेज सेकंड के अंदर बीच प्लेट में सारे के सारे गुणसूत्र बीच में, और यहां पर विपरीत ध्रुवों में। ठीक है, गुणसूत्र है किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, तर्कुतंतु से जुड़े रहते हैं, स्पिंडल फाइबर से। किसके द्वारा, ये वाला बना फाइबर, ये काइनेटोकोर है। तो गुणसूत्र बिंदु मतलब गुणसूत्र के ऊपर सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर के ऊपर काइनेटोकोर है, काइनेटोकोर के द्वारा क्या रहते हैं, गुणसूत्र जुड़े रहते हैं। प्रोफेज सेकंड में ये वाली बात याद रखना, टेलोफेज सेकंड में इसकी विपरीत याद रखना, मेटाफेज सेकंड में याद रखना बीच में है, और एनाफेज सेकंड में याद रखना विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। और ऐसा करते करते सेल किस में पहुंच जाती है, साइटोकाइनेसिस पे। इस साइटोकाइनेसिस पे क्या होगा, साइटोकाइनेसिस से वही पादप में और जंतु में क्या अंतर होता है पता है आपको। पादप के अंदर बीच में प्लेट बनती है और जंतु के अंदर एक खांच बनती है। इस प्रकार से खांच से डिवीजन हो रहा था जंतु के अंदर, और जो प्लांट है उसके अंदर बीच में एक प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा था। तो प्लेट के द्वारा पादपों में और खांच के द्वारा जंतुओं में कोशिका का विभाजन हो जाता है। और जो दो कोशिका मिली हैं प्रोफेज सेकंड से पहले साइटोकाइनेसिस हुआ, उसके बाद में दो कोशिका मिली हैं, वो दो कोशिका 4 में बदल जाती हैं, और कुल मिलाकर सेल है वो 4 में बंट जाती है, और गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। ऐसी कंडीशन को कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन। अब सारे के सारे डायग्राम एक बार साथ में देख लीजिए, आपको कुछ नोट करना है नोट कर लीजिए। डायग्राम में मोटी मोटी बातें आपको मैं रिवाइज करवा दूं 1 मिनट के अंदर। आपको ये याद रखना है कि क्रॉसिंग ओवर कब हुआ, आपको याद रखना है कि कियाज्मा किस कंडीशन में बना, आपको ये याद रखना है कि गुणसूत्र मध्य प्लेट पर कब आ जाते हैं, आपको ये याद रखना है कि गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर कब चले जाते हैं, आपको याद रखना है कि सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स कब बनता है, आपको याद रखना है कि मियोसिस के अंदर सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी है, अम्मी प्रावस्था कौन सी है, प्रोफेज फर्स्ट है, उसकी 5 उप अवस्थाएं। आपको याद रखना है कि प्रोफेज फर्स्ट है, उसकी 5 उप अवस्थाओं के नाम क्रम से कौन से हैं। इतनी बातें याद रखनी है, इसके अलावा इसमें ज़्यादा याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। इतना याद रख लेना, प्रोफेज और टेलोफेज का काम है लगभग विपरीत होता है। जितना काम प्रोफेज में नष्ट होता जा रहा है उतना टेलोफेज में बन जाएगा, जितना प्रोफेज में बना उतना टेलोफेज में नष्ट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।